नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। तो चलिए फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं तेजस 24। चालक मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया। कहा सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है, 15 साल में भारत फिर से अखंड भारत बनेगा। हरिद्वार में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा, भारत उत्थान की पटरी पर आगे बढ़ चला है और इसके रास्ते में जो आएगा वो मिट जाएगा। हम अहिंसा की ही बात करेंगे, पर ये बात हाथों में डंडा लेकर कहेंगे। हमारे मन में कोई द्वेष, शत्रुता का भाव नहीं है, लेकिन दुनिया शक्ति को ही मानती है, तो हम क्या करें। 5 दिन या 2 साल सरसंघ चालक मोहन भागवत के अखंड भारत वाले बयान पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने पलटवार किया है। संजय राउत ने कहा है कि 15 साल का वादा मत करिए, 15 दिन का वादा कीजिए और अखंड हिंदुस्तान बनाइए। संजय राउत ने आगे कहा कि अखंड भारत बनाने के लिए सबसे पहले पाक अधिकृत कश्मीर को जोड़ना होगा, सबसे पहले पाकिस्तान को जोड़ना होगा। इसके लिए किसी ने रोका नहीं है। हम भी इस नेक काम में आपका साथ देंगे। कर लीजिए और आपका जो इरादा है अखंड हिंदुस्तान का। मध्य प्रदेश के खरगोन हिंसा का नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में दंगाई पत्थरबाजी और तलवार लहराते नजर आ रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज घाटी मार्ग मुल्लानवाड़ी जामा मस्जिद के पीछे का बताया जा रहा है। इसमें एक शख्स तलवार से गाड़ियों पर हमला भी करता दिख रहा है। वहीं एमपी के खरगोन हिंसा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी बड़ा बयान दिया है। वीडी शर्मा ने कहा कि पीएफआई इस तरह की हिंसा के लिए फंडिंग कर रहा है। पीएफआई ने पहले और भी इसी तरह की हिंसा में फंडिंग की है। यही तो है, मैं कहना चाहता हूं कि सॉफ्ट नक्सलिज्म यही बहुत। मध्य प्रदेश की खरगोन हिंसा पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर करारा हमला किया है। कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह को आतंकवाद का समर्थक बताया है। कहा, दिग्विजय सिंह ने हमेशा साजिश की, ट्वीट कर देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं दिग्विजय सिंह। इंटेलिजेंस को इसकी जांच करनी चाहिए। सोनिया गांधी ने उन्हें मीडिया में दिखने के लिए आंदोलन का प्रभारी बनाया है। महाराष्ट्र में अजान पर उठा विवाद अब काशी में दस्तक दे चुका है। वाराणसी के साकेत नगर इलाके में अजान के समय शुरू हुआ हनुमान चालीसा, जिसे लेकर श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी मुक्ति आंदोलन की ओर से लाउडस्पीकर लगाए गए। बीजेपी कार्यकर्ता और ज्ञानव्यापी मुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष के मुताबिक अजान के वक्त जोर जोर से हनुमान चालीसा चलेगा। महाराष्ट्र में अजान और हनुमान चालीसा को लेकर राजनीति तेज हो गई है। सांसद नवनीत राणा ने अमरावती के हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ा। एमएनएस नेता राज ठाकरे के लाउडस्पीकर को मुद्दा बनाने के बाद शिवसेना और एमएनएस में पोस्टर वॉर छिड़ गई है। मुंबई में शिवसेना भवन के बाहर राज ठाकरे के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। राज ठाकरे से पूछा गया है कि आज हनुमान है तो कल क्या भूमिका होगी। बिना किसी कारण के ही कहीं न कहीं दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने संग्रहालय का पहला टिकट खरीदा और अंदर प्रवेश किया। पीएम मोदी ने कहा कि संग्रहालय आजादी के बाद से देश के प्रधानमंत्री को समर्पित है। देश के विकास में हर सरकार का योगदान, ये संग्रहालय हर सरकार की साझा विरासत, आने वाली पीढ़ी इतिहास का सच देखेगी। पीएम संग्रहालय हमारे देश का गौरवपूर्ण इतिहास, हर प्रधानमंत्री का भाषण और अनमोल लेख यहाँ मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। 18 अप्रैल से 20 अप्रैल तक पीएम मोदी गुजरात में ही रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी गुजरात में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आपको बता दें कि इस साल आखिर में गुजरात में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इसी के तहत बीजेपी मिशन गुजरात पर है। अमित शाह पीएम मोदी गुजरात चुनाव के मद्देनजर पूरी तरह एक्टिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी लड़ाई के लिए तैयार है। दो 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी ने 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। 2024 में साइकिल को रफ्तार देने के लिए एसपी के संरक्षक मुलायम सिंह मिशन में जुट गए हैं। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव आज मैनपुरी पहुंचे, जहां मुलायम सिंह यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। यहां पर पार्टी की हार की समीक्षा की गई, साथ ही आगे के चुनाव में विजय के लिए चर्चा भी हुई। मुलायम ने पार्टी कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई भी की। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस के 2 बड़े चेहरों ने थामा आप का दामन। कांग्रेस के पूर्व विधायक और दिग्गज नेता इंद्रनील राजगुरु और पार्षद वशराम गठिया कांग्रेस का दामन छोड़ आप में शामिल हुए। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने दोनों नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। आपको बता दें कि हाल ही में केजरीवाल ने दोनों नेताओं से मुलाकात की थी। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने अपनी पार्टी कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। हार्दिक ने कहा कि गुजरात कांग्रेस के नेता मुझे परेशान कर रहे हैं। राहुल गांधी से शिकायत का भी कोई फायदा नहीं हुआ।
हार्दिक ने कहा कि कांग्रेस पाटीदारों का अपमान कर रही है। पाटीदार नेता नरेश पटेल को लेकर कांग्रेस जल्द निर्णय ले। लंबे समय से नरेश पटेल के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा चल रही है। अंबेडकर जयंती के मौके पर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया है। दिल्ली के 30 स्कूल बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर हुए। केजरीवाल ने कहा, स्कूलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बाबा साहेब का सपना था बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। दिल्ली में सरकारी स्कूलों में अच्छी सुविधा। दिल्ली में सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल रही है। दिल्ली में सरकारी स्कूलों की कमियों को दूर करेंगे। दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट से बेहतर बने हैं। अवैध खनन मामले में पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चन्नी से प्रवर्तन निदेशालय ने 5 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी को लेकर पूछताछ की। ईडी ने भूपेंद्र सिंह हनी के कई ठिकानों से करीब 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद की थी। ईडी की पूछताछ के बाद पूर्व सीएम चन्नी ने बयान दिया कि ईडी के हर एक सवाल का जवाब दिया गया है। दिल्ली में धर्म संसद हेट स्पीच मामले को दिल्ली पुलिस ने बंद कर दिया है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि दिल्ली धर्म संसद में कोई भड़काऊ भाषणबाजी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में पुलिस का दावा है कि धर्म संसद के वीडियो क्लिप में किसी समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच नहीं दी गई। साथ ही याचिका खारिज करने की मांग भी की गई है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा कि 2 व्यक्तियों SQR इलियास और फैजल अहमद ने कथित हेट स्पीच की शिकायत दर्ज कराई थी। हमीरपुर में गुटखा व्यापारी के घर छापेमारी हुई है। CGST के रेड में 6.5 करोड़ कैश और बड़ी मात्रा में सोना बरामद हुआ। CGST टीम ने टैक्स चोरी का भी खुलासा किया है। 18 घंटे से ज्यादा चली इस कार्रवाई में करोड़ों के गोरखधंधे का भी खुलासा हुआ। CGST की टीम ने बरामद नकदी और अन्य सामान को SBI के अधिकारियों को सौंप दिया है। जल्दी व्यापारी के खिलाफ टैक्स चोरी का मुकदमा भी हो सकता है दर्ज। यूपी में अवैध निर्माणों पर सीएम योगी का बुलडोजर लगातार कार्रवाई कर रहा है। ताजा मामला खुर्जा रोड का है, जहां प्राधिकरण की टीम ने अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई कर ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि इस दौरान 3 जगहों पर बन रही अवैध कॉलोनी को गिरा दिया गया। वहीं प्राधिकरण के प्रभारी सचिव ने कहा कि जिले में प्राधिकरण से अधिकृत कॉलोनियों की सूची वेबसाइट पर अपलोड है। भूखंड या मकान खरीदने से पहले प्राधिकरण की वेबसाइट पर स्वीकृत कॉलोनियों की लिस्ट देख सकते हैं। योगी सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार शिकंजा कस रही है। अलीगढ़ में भूमाफिया के अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है, जिसमें 110 करोड़ की अचूक संपत्ति को ध्वस्त किया गया। भूमाफियाओं ने कई इलाकों में खाली जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण कर लिया था, जिसके बाद बुलडोजर की मदद से उसे तोड़ा गया। अलीगढ़ नगर निगम प्रशासन की ओर से कार्रवाई के बाद से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। यूपी में जगह जगह अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। मेरठ के MIET कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों में जमकर संघर्ष हुआ। इस दौरान चाकू से हमला किया गया, जिसमें बीटेक मैकेनिकल के 2nd ईयर के छात्र निखिल चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि छात्र पर आरोपी छात्रों ने 20 से ज्यादा बार वार किए। काफी देर चले खूनी खेल में मृतक छात्र को कोई बचाने नहीं आया। घटना के बाद कॉलेज में पुलिस तैनात कर दी गई है। फिलहाल पुलिस आरोपी छात्रों की तलाश में जुट गई है। जौनपुर के जिला अस्पताल में भर्ती 4 मरीजों के कुछ ही घंटों में मौत होने से हड़कंप मच गया। कुछ ही देर बाद मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी होने पर खबर आई तो सनसनी फैल गई। हालांकि सीएमओ लक्ष्मी सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि सभी की मौत गंभीर बीमारी के चलते हुई है। ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई, जबकि उसी वार्ड में भर्ती एक महिला मरीज ने बताया कि आधे घंटे के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई बंद थी। मृतकों का नाम इंद्रवती देवी, फिरतूराम, केदारनाथ और बहादुर है। मामले को लेकर सीएमओ ने कहा है कि जाँच की जाएगी। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस को जानकारी मिली थी, इसके बाद पुलिस ने एक होटल पर छापा मारा, जहां पुलिस को कई जोड़े आपत्तिजनक हालत में मिले, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए होटल को सील कर दिया। वहीं होटल संचालक मौके से फरार हो गया। पुलिस जिसकी तलाश कर रही है। जिस होटल में पुलिस ने छापा मारा उस होटल का नाम हैप्पी होटल बताया जा रहा है। कोयला की आपूर्ति में आई कमी का असर बिजली संयंत्रों पर भी दिखाई देने लगा है। इसकी वजह से कुछ राज्यों में बिजली की कमी होने लगी है। ऐसे में इस बात की चिंता भी सताने लगी है कि आने वाले दिनों में ये मुश्किल और बढ़ सकती है। घरेलू कोयला उत्पादन में ज्यादा वृद्धि नहीं हो रही है, जबकि बिजली की मांग बढ़ने से कोयला आधारित बिजली संयंत्रों पर ज्यादा उत्पादन का दबाव है। कोयला इतना महंगा हो चुका है कि आयातित कोयले से बिजली बनाने वाली संयंत्रों ने तकरीबन आयात बंद कर दिया है।
आग, आसमान में छाया हुआ धुआं और तबाह घर। ये तस्वीरें खार्किव एयरपोर्ट के पास रिहायशी इलाके पर रूसी हमले के बाद की हैं। रूसी सेना रिहायशी इलाकों पर हमले से साफ इनकार करती रही है। रूस ने हर बार दावा किया है कि उसने नागरिकों या रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाया है। यूक्रेन के बूचा में बड़ी संख्या में आम लोगों के शवों का मिलना जारी है। एक साथ लोगों के शवों को गड्ढे में फेंककर मिट्टी डाल दी गई है। यूक्रेन का कहना है कि बूचा में आम लोगों को केवल इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो यूक्रेनियन बोलते थे, वॉलंटियर के रूप में काम कर रहे थे या फिर अपने देश की सेना का समर्थन कर रहे थे। बूचा में बड़ी संख्या में नागरिकों के शवों के मिलने के बाद दुनिया भर में कड़ी प्रतिक्रिया हुई है। रूस को UNHRC के बाहर कर दिया गया है, लेकिन रूस इन सभी आरोपों से साफ इनकार करता रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिर दोहराया है कि पुतिन जो यूक्रेन में कर रहे हैं वो नरसंहार है। बाइडेन ने इससे पहले भी रूसी कार्रवाई को नरसंहार बताया था। मरियुपोल पर महीने भर बाद भी रूस कब्जा नहीं कर पाया है। ओज़ोव्स्टल इंडस्ट्रियल एरिया जिला वो इलाका है जहां यूक्रेन की सेना रूस को कड़ी टक्कर दे रही है। इस बीच रूसी सैनिकों की मदद के लिए रूसी समर्थक गुटों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। इन्हें रूस हथियार और गोला बारूद मुहैया करा रहा है। युद्ध शुरू होने के बाद से मरियुपोल में सबसे भयंकर लड़ाई लड़ी गई है। शहर को लगभग जमींदोज कर दिया गया है। माना जा रहा है कि शहर के हजारों नागरिक मारे गए हैं। वहाँ से बच निकले लोगों ने भूख और ठंड के कठिन हालातों को बयां किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के करीबी दोस्त विक्टर मेवदेवचुक के बदले यूक्रेनी लोगों को छोड़ने का प्रस्ताव दिया है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने रूसी समर्थक नेता विक्टर मेवदेवचुक को गिरफ्तार किया था। यूक्रेन में विक्टर पुतिन के सबसे नजदीकी और असरदार सहयोगी रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने फोटो जारी करते हुए कहा कि पुतिन रूस समर्थक नेता विक्टर की बेटी गॉडफादर हैं। श्रीलंका में आर्थिक संकट के खिलाफ आम लोगों के साथ ही सभी क्षेत्र की शख्सियतों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। श्रीलंका के कई पूर्व क्रिकेटर अर्जुन रणतुंगा ने इंडियन प्रीमियर लीग खेल रहे खिलाड़ियों से देश लौटने की अपील की है। रणतुंगा ने कहा कि संकट की घड़ी में खिलाड़ियों को देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहिए। सरकार विरोधी प्रदर्शन में कई पूर्व क्रिकेटर लगातार सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं। श्रीलंका में आर्थिक संकट गहराने के साथ साथ लोगों का विरोध प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। राजधानी कोलंबो में लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सरकार के खिलाफ सड़क पर छात्र, नौकरी पेशा और महिलाएं सहित सभी वर्ग के लोग उतर आए हैं। सरकार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग कर काबू पाना चाह रही है। किल्लत, कंगाली और कटौती को लेकर राजपक्षी सरकार के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन हो रहे हैं। श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ जनता आर पार के मूड में है। आर्थिक संकट के लिए राजपक्षे सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए लोग उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कोलंबो में राष्ट्रपति भवन के बाहर डेरा डालकर सैकड़ों लोग बैठे हैं। प्रेसिडेंट हाउस के बाहर सभी धर्म और वर्ग के लोग सरकार के खिलाफ लामबंद नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारी टेंट गाड़कर जम गए हैं। श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को लेकर लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। लोग हर हाल में उन्हें हटाने और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के बाहर बैठे प्रदर्शनकारियों ने गोटा गो विलेज ही बसा दिया है। राष्ट्रपति भवन के बाहर 2 दर्जन से ज्यादा टेंट लगाकर लोग बैठ गए हैं। सरकार विरोधी प्रदर्शन के बीच लोग लगातार राष्ट्रपति गोटबाया के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कोलंबो में प्रदर्शन कर रहे लोगों का मानना है कि इस सरकार के हटने के बाद ही उनकी मुश्किलें कम हो सकती हैं। The whole country is together, so he has to step down. As a human being, he should. So the whole country, you can see here, right? Now, I'm a mother. I have 2 kids.
Now they are at home. I am here on behalf of them also. Not only my kids. There are a lot of